तो स्किन केयर सबके लिए जरूरी है, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैन मेरे ख्याल से करते नहीं है, मेरे को लगता है आजकल मैन ज़्यादा करते हैं। तो एक्ने क्या है, एक्ने क्यों होते हैं एक्ने? एक्ने देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल उसमें है उसका एक्ने में, वो जेनेटिक है। आपकी स्किन अगर ऑयली है ओके, वो एक्ने को प्रोन है। तब एक्ने और हॉर्मोन्स का काफ़ी बड़ा रिलेशन है। यस डेफिनेटली। मीठा हम ये कह सकते हैं कि सफ़ेद जहर है। अच्छा, सफ़ेद है दो बोलते हैं ना, हाँ, सॉल्ट एंड शुगर। दोनों। यू हैव टू कंसल्ट ए डर्मेटोलॉजिस्ट, qualified dermatologist before taking your isotretinoin. You cannot change your skin tone up to the significant level. Up to certain level you can change your skin tone but not to the significant level. आपके पास आते हैं पेशेंट्स? बहुत सारे रोज आते हैं जी, रंग गोरा कर दो, रंग गोरा कर दो, चाहिए बस। वो आप इंजेक्टेबल ग्लूटाथियोन लेने लग पड़े हो, हाँ। तो आपको लेने ही पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं है कि उसका कोर्स किया 2-3 महीने आपने छोड़ दिया फिर आप उसी टोन पे वापस आ जाओगे। अच्छा, मतलब वो रेगुलर, फिर रेगुलरली लेते रहो आप उसको, वो रोक नहीं सकते। आप रोकोगे तो वहीं वापस आ जाओगे। और ये तो मैंने मतलब अभी मैंने सुना है कि सैलून्स में भी कोई भी दे रहा है। हाँ, तो यही तो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ पे सारे ही डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए हैं। एज कम करनी है तो उसके लिए कोलेजन बड़ा रिकमेंड किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा ना ओवररेटेड प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में, कोलेजन। इफ़ यू वांट टू करेक्ट योर रिंकल्स देन बोटॉक्स इज द ओनली चॉइस। कोरियन ग्लास स्किन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो उनकी ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता कि कोरियन ग्लास स्किन हो जाए आपकी। हाँ, ये तो ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कोरियन ग्लास, कुछ कोरियन ग्लास नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन रियल होनी चाहिए। अब आप सोचोगे मैं 50 की उम्र में शुरू कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर योगा करूँ, 25 के लगने लग जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एडवाइस लेने के लिए हम किसके पास जाते हैं? ऑब्वियसली पेरेंट्स के पास, फ्रेंड्स के पास, अपने सिबलिंग्स के पास, या सोशल मीडिया या गूगल पर क्या सही है, क्या गलत है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लेके आए हैं द एक्सपर्ट फाइल्स, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसपे हम बात करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, जानेंगे उनकी एडवाइस और उनके थॉट्स। तो ऐसी और वैल्यूएबल इंसाइट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और द एक्सपर्ट फाइल्स क्लिप्स को, जहां इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी क्लिप्स आप कम समय में देख सकते हो और वैल्यूएबल इंसाइट्स ले सकते हो। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और सबसे ज़्यादा विजिबल भी, तो स्किन केयर करना तो बनता है। लेकिन क्या करें स्किन के लिए? स्किन केयर कैसे करें? कौन से चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज डॉक्टर राधा दीक्षित से, जो कि एक क्वालिफाइड और सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जिनका एक्सपीरियंस 19 ईयर से भी ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। हेलो, थैंक यू मैम। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटी दी है, ऑब्वियसली इतनी छोटी होगी नहीं 19 सालों में। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। I am Dr. Radha Goyal Dikshit. I am dermatologist. I did my MBBS from Government Medical College Patiala. I did my MD Skin and VD from Government Medical College Faridkot. Right. Now I am consultant dermatologist at Dikshit Skin and Dental Clinic, Punjab. ओके मैम। तो मैम आप कौन कौन से स्किन के ट्रीटमेंट्स करते हो वो भी प्लीज़ बताइए। Apart from treating all skin and hair and nail diseases, Okay. I am doing all skin procedures also, like peels, microneedling, and fillers, botox, everything, and all type of skin lasers I am doing. I have Alma Soprano for hair removal laser. I use luminous CO2 laser for scars, for rejuvenation, and I use HIFU laser for skin lifting, face contouring, and I use anti-ag for tattoos and for pigmented lesions. Okay. I am doing all type of skin procedures. Okay. मैम, स्किन केयर रिसेंटली अगर हम देखें तो एक क्रेज बन गया लोगों में, तो व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न बिहाइंड दिस क्रेज? सोशल मीडिया, डू यू थिंक सोशल मीडिया का भी रोल है इसमें बहुत बड़ा? हाँ, डेफिनेटली सोशल मीडिया का रोल तो है ही है। पहले ज़माने में लोग इतना स्किन को इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे,
तो जो स्पेशली लेडीज़ जो बेचारी घर पे रहती थी, सारा दिन काम में लगे रहना, स्किन के लिए टाइम ही नहीं होता था, एक्सपोजर था नहीं, उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने करना क्या है। आजकल सोशल मीडिया है, सारा दिन लोग देखते रहते हैं, उनको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। नहीं, खुद को भी देखते रहते, दूसरों को भी देखते दूसरों को भी, जो इतनी इंडोर्समेंट कितनी ज़्यादा है आजकल प्रोडक्ट्स की, तो नेचुरली इतनी इंडोर्समेंट है तो इफेक्ट तो आएगा ही उनके ऊपर। तो इतना ज़्यादा मीडिया, इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है इन चीज़ों की, तो उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। प्लस लेडीज़ घर से बाहर निकलने लग पड़ी है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। अब आप सारा दिन घर पे रहोगे, घर के कामों में बिजी रहोगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। जब आप बाहर जाते हो, खुद को प्रेजेंट करते हो, फिर आपको लगता है कि यू शुड बी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। दिस इज नॉट फॉर फीमेल्स ओनली, फॉर मेल्स ऑल्सो। सबके लिए जरूरी है। तो स्किन केयर सबके लिए जरूरी है, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैन मेरे ख्याल से करते नहीं है, मैन नहीं करते हैं आजकल, तो करते हैं, आजकल बदल गया ज़माना। हाँ, मेरे को लगता है आजकल मैन ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल। मैम, स्किन केयर में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक दिमाग में ख्याल आता है, वो है एक्ने। तो एक्ने क्या है, एक्ने क्यों होते हैं एक्ने? एक्ने देखो, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल उसमें है उसका एक्ने में, वो जेनेटिक है। आपकी स्किन अगर ऑयली है, वो एक्ने को प्रोन है। बाकी जो चीज़ें हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे आपने कोई ऑयली फूड खाया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, आपके कॉस्मेटिक्स हैं जो आपने रॉन्ग यूज़ किए हैं, जो आपने कोई फेस को स्क्रब कर लिया, जो आपने ब्यूटी पार्लर जा के फेशियल करवा लिए, या गलत कॉस्मेटिक्स आप लगा लेते हो, उन चीज़ों से ये एग्रेवेट होते हैं। बट बेसिक रीज़न एक्ने का जो है वो आपका ऑयली स्किन, जो कि जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती है। तो किस एज में जनरली स्टार्ट होते हैं मैम? मोस्टली एट द एज ऑफ मीनार के फीमेल्स में, या टीन एज में, मोस्टली 12 to 13 ईयर्स की एज में एक्ने मोस्टली स्टार्ट हो जाते हैं, और वो लास्ट करते हैं 26-27 की एज तक मोस्टली। बट वैसे अडल्ट एक्ने भी होते हैं जो अडल्ट एज में स्टार्ट होते हैं, मे बी 20s। अच्छा, 20s में, और वो 40s तक जाते हैं। मैम, जैसे मेरे एक्ने कभी थे नहीं, बट लेट 30s में स्टार्ट हुए। वो अडल्ट एक्ने है, वो भी हार्मोनल ही होते हैं। अच्छा, हार्मोनल्स की वजह से ही ज़्यादातर एक्ने होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारे जो कॉस्मेटिक है, इवन स्टीरॉयड्स, जो स्टीरॉयड क्रीमें लगा लेते हैं बेचारे लोग, जो इनको जो ओवर द काउंटर लेके, दुकानदार से लेके, या कोई ब्यूटी पार्लर से लेके जो क्रीमें लगाते हैं, उनमें स्टीरॉयड्स होते हैं, उससे भी एक्ने बढ़ जाते हैं। ठीक है मैम। हमें जो एक्ने लेडीज को होते हैं, क्या होते हैं पीरियड से पहले? वो हार्मोनल है, तो नेचुरली पीरियड्स में, ओवुलेशन टाइम में वो बढ़ने ही है। तो जिसको भी एक्ने है उसके हमेशा ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग ओवुलेशन वो बढ़ने ही हैं। मतलब एक्ने और हार्मोन्स का काफ़ी बड़ा रिलेशन है। यस, डेफिनेटली। तो मैम, एक्ने जो हैं वो कहते हैं कि जैसे फ्राइड फूड खाने से बढ़ जाते हैं, तो ये मतलब सच में बढ़ जाते हैं, या लोगों को लगता है ये मिथ ही है एक? नहीं, ये मिथ तो नहीं है, बढ़ते तो हैं ही हैं। अच्छा, मतलब इंक्रीज तो होते ही हैं फ्राइड फूड खाने से। ओके। बट सिर्फ फ्राइड फूड से होते हैं, ये मिथ है। ये मिथ है, ओके। और इफ यू आर प्रोन टू एक्ने, तो वो फ्राइड से बढ़ जाते हैं, एग्रेवेट होते हैं। पर सिर्फ फ्राइड फूड से होते नहीं है। और मैंगो हो गया, ये सब चीज़ें, मतलब जैसे मैंगो से बढ़ते हैं, बट ये मिथ तो नहीं है, बट इससे बढ़ते हैं। बट सिर्फ मैंगो खाने से ड्राई स्किन को एक्ने नहीं होंगे। ओके, मतलब ड्राई स्किन वाले खा सकते हैं, ऑयली स्किन वाले थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इफ़ यू आर, सारे ऑयली स्किन को एक्ने नहीं भी होते। मतलब इफ़ यू आर हैविंग ऑलरेडी यू आर हैविंग एक्ने, देन यू हैव टू अवॉइड सर्टन फूड्स। ओके। और मैंगो का इतना ज़्यादा रोल तो नहीं है, ज़्यादा तो ये प्रोसेस्ड फूड्स, जो हम जंक फूड, फ्राइड फूड, ये जो आजकल बच्चे ज़्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, ये ना लें। मैंगो तो फ्रूट है, उससे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। तो मैंगो आराम से खा सकते हैं। हाँ जी, हाँ, मैंगो तो खा सकते हैं। मैंगो का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है। जनरली जो स्वीट्स होती हैं, जैसे मिठाइयाँ जिनको बोलते हैं, तो वो हाँ, मिठाइयाँ तो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगी। दे आर फ्राइड मोस्टली, और दे शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो शुगर से बढ़ता है। हाँ, शुगर से बढ़ता है एक्ने। तो मैम, जिसको मतलब शुगर नहीं है, जिसको डायबिटीज़ नहीं है जैसे हम बोलते हैं, तो अगर वो शुगर लेते हैं तो उनके एक्ने जिनको ऑलरेडी हैं उनके बढ़ जाते हैं। यस, बिल्कुल। तो शुगर लिमिट करनी बहुत ज़रूरी है। शुगर तो ऐसा सभी को लिमिट करनी चाहिए, चाहे कोई डायबिटिक है चाहे नहीं है। हाँ। तो शुगर का कोई फायदा तो है नहीं है, नुकसान ही नुकसान है।
मीठा मतलब हम ये कह सकते हैं कि सफ़ेद जहर है। अच्छा, सफेद है दो बोलते हैं ना, हाँ, सॉल्ट एंड शुगर दोनों ही। पर स्वाद भी लगता है एक्सेस, हाँ, एक्सेस स्वीट एंड एक्सेस सॉल्ट बोथ आर बैड फॉर योर हेल्थ। हाँ जी। और मैम मिल्क का क्या रोल है इसमें? मिल्क से भी बोलते हैं या डेयरी प्रोडक्ट से? हाँ, डेयरी प्रोडक्ट से एक्ने बढ़ते हैं। यू हैव टू अवॉइड मिल्क इफ़ यू आर प्रोन टू एक्ने। ओके। तो मतलब क्या डेयरी प्रोडक्ट ऐसा क्या करते हैं कि एक्ने बढ़ जाते हैं? उससे एक्ने बढ़ जाते हैं। लैक्टोजन जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है वो एक्ने को एग्रेवेट करता है। ओके, ठीक है। नहीं मैम, एक मेडिसिन है आइसोट्रेटिनोइन, तो ये बड़े लोग यूज़ करते हैं, मैंने सुना है कि बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो क्या है ये आइसोट्रेटिनोइन और क्यों यूज़ करते हैं? आइसोट्रेटिनोइन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर एक्ने। ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होते हैं। तो ये इनका मल्टीपल एक्शन होते हैं इसके। एंटी इन्फ्लामेटरी है, कैरेटिनाइजेशन को स्टॉप करती है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, सीबेशियस सेक्रीशंस को कम करती है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉर एक्ने कंट्रोल के लिए। बस ये है कि सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अपने आप से डोंट टेक इट एज ए सेल्फ मेडिकेशन कि एक पिंपल हो गया और हमने नो, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। यू हैव टू कंसल्ट ए डर्मेटोलॉजिस्ट, qualified dermatologist before taking your isotretinoin, because there are some investigations which you have to done, like LFTs, lipid profile, much more other dermatologist has to take care whether you need to take this isotretinoin or you are not required. हाँ जी। ये सब चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। किसी को पूछ के फ्रेंड आइसोट्रेटिनोइन खा रही है तो आप भी चुप के आइसोट्रेटिनोइन खाना शुरू कर दो, ये गलत है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है मैम। स्ट्रेस से भी क्या एक्ने बढ़ जाता है? यस, स्ट्रेस से बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस? जैसे इमोशनल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस या हार्मोनल स्ट्रेस? सारे स्ट्रेस, कि कोई भी हार्मोनल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, सभी से एक्ने। सारी ये डिजीजेस के ऊपर इफेक्ट होता है इन सब स्ट्रेस, सारे स्ट्रेस का। कोई भी डिजीज है, लेट इट बी डायबिटीज, लेट इट बी हाइपरटेंशन, लेट इट बी योर थायराइड इम्बैलेंस, सब चीजों पे, इन सारे स्ट्रेस का तो हर चीज पे ही इफेक्ट है। और तो भी मेरे ख्याल से पीरियड्स में भी तभी जब आप स्ट्रेस में हो, ड्यू टू एनी स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब होएगी। जब स्लीप डिस्टर्ब होएगी तो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, कोलेजन प्रोडक्शन डैमेज होएगी, रिड्यूस होएगी, आपको रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने, सब कुछ ही होएगा। तो स्ट्रेस तो सभी चीजों की जड़ है ही है। मैम, हमारे इंडिया में ना शुरू से देखा है, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा कभी ना कभी, कि लोग कहते हैं कि मुझे स्किन मेरी लाइटन अप कर दो, थोड़ा कलर मेरा बढ़िया बेटर हो जाए, फेयर स्किन की तरफ हमारा ऑब्सेशन बहुत देर से है। इंडियंस का ये ऑब्सेशन तो है ही है, बट ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यू कैन नॉट चेंज योर स्किन टोन अप टू द सिग्निफिकेंट लेवल। अप टू सर्टन लेवल यू कैन चेंज योर स्किन टोन, बट नॉट टू द सिग्निफिकेंट लेवल, क्योंकि जेनेटिकली डिटरमिन्ड होती है आपकी स्किन टोन। आपके पास आते हैं पेशेंट्स? बहुत सारे रोज आते हैं जी, रंग गोरा कर दो, रंग गोरा कर दो, चाहिए बस उनको सभी को बस रंग गोरा चाहिए। मतलब दे आर नॉट रेडी टू लिसन कि स्किन हेल्दी हो, रेडिएंट हो, ग्लोइंग हो, फ्लॉलेस कंप्लेक्शन हो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। स्किन की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका कलर इंपॉर्टेंट है। कलर इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास मैक्सिमम पेशेंट्स किस चीज कहते हैं? यही रंग गोरा। तो आप क्या कहते हो? ये गलत है। मैं सबको समझाती हूँ कि रंग को गोरा करने की एक लिमिट है, उसके ऊपर अगर आप चाहोगे ना तो आपकी हेल्थ खराब होगी। जो मेडिसिन अवेलेबल हैं उसके लिए, अच्छा, एक तो ये है ग्लूटाथियोन जैसे बहुत ज्यादा लोग उसके, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपकी स्किन को ग्लो देता है, आपकी स्किन को रेडिएंट लुक देता है, पिगमेंटेशन को थोड़ा कम करता है, टोन को हल्का फुल्का लाइट करता है, पर ऐसे नहीं है कि आपकी जीन्स को चेंज थोड़ी कर देगा। जो आप जेनेटिकली हो वो तो रहोगे, आप एशियंस हो तो एशियंस ही रहोगे। ठीक है, यूरोपियंस तो बनने से रहे, जैसे ग्लूटाथियोन लेके। हाँ, जैसे माइकल जैक्सन जैसे हम देखते हैं कि उनकी स्किन बड़ी मतलब वो थी डार्क से बहुत फेयर उन्होंने कर ली, तो वो कैसे कर ली? वो ऐसा ही होता है ना कि मैडम आपको फिर हमेशा के लिए ये चीजें डेली रूटीन में आपको, जैसे मान लो आप इंजेक्टेबल ग्लूटाथियोन लेने लग पड़े हो, तो आपको लेने ही पड़ेंगे।
आप ऐसा नहीं है कि उसका कोर्स किया 2-3 महीने आपने छोड़ दिया फिर आप उसी टोन पे वापस आ जाओगे। अच्छा, मतलब वो रेगुलर फिर रेगुलरली लेते रहो आप उसको, वो रोक नहीं सकते। आप रोकोगे तो वहीं वापस आ जाओगे। तो उन्होंने ऐसे ही किया। एक लेजर वाइटनिंग भी होती है, ग्लूटाथायोन भी है, वो सब कॉम्बिनेशन में काम करती हैं, तो वो आपको हमेशा के लिए यूज करने पड़ेंगे, आप उसको छोड़ नहीं सकते फिर। अगर आपको इतने लेवल तक आपको वाइट करना है अपने आप को। अच्छा, अगर आपको बेसिकली आपको उसके पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, नहीं वो तो नहीं है, मतलब हाँ। मन में ख्याल आता है ना कि वो इतने कैसे चेंज हो गया उनका कलर। कुछ लोगों की मजबूरी है जी, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी मजबूरी है, उनका घर ही उससे चलता है, तो वो तो है ना, उनकी तो मजबूरी है। अब हम लोगों ने क्यों उनके पीछे लग के अपनी जिंदगी खराब करनी है। इनके साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत होते होंगे। आपने हमेशा बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पीछे लग के उनकी सलाह के बिना कोई मेडिसिन लेनी ही नहीं है। ये जो आईवी थेरेपी है इसमें ग्लूटाथायोन देते हैं मोस्टली, ग्लूटाथायोन और विटामिन सी 2 चीजें होती हैं मोस्टली। और ये तो अभी मैंने सुना है कि सैलून्स में भी और कोई भी दे रहा है। हाँ, तो यही तो इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि यहाँ पे सारे ही डर्मेटोलॉजिस्ट बन गए हैं। हाँ। और लोगों को भी इतनी समझ नहीं है, क्योंकि कमिंग फ्रॉम डॉक्टर्स फैमिली मुझे इतना पता है कि जब भी कभी इंजेक्शन देने की बात आती थी ना, तो हमेशा यही होता कि इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। यस, इंजेक्टेबल ग्लूटाथियोन इतना भी वो नहीं है कि आप हर एक कोई बंदा लगवाता फिरे, मतलब इतना। हाँ। कि ऐसे होना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि कह रहे हैं कि जो आप दवाई खा के कर सकते हो, आपको फिर इंजेक्टेबल खा के भी और लगा के भी, मतलब इफ इट इज नॉट बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप क्यों, इसलिए मतलब ठीक है, ग्लूटाथायोन बुरी ड्रग नहीं है। हाँ। इट्स जस्ट ए एंटीऑक्सीडेंट, इट्स ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, बट उसका लेने का या खाने का या आईवी का कोई एक लिमिट भी होता है हर चीज का। हाँ। लिमिट के बाहर कोई भी चीज बैड है। और जब वो आईवी देते हैं मैम, उसमें भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि उसमें आती नहीं है। हाँ। ग्लूटाथियोन की कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, पर उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन भी रियल होनी चाहिए। हाँ। सबसे बड़ी बात। अब आप ऐसे कहोगे कि मुझे, वही मैंने पहले बताया ना कि एशियन से यूरोपियन तो बनने से रहे ना आप। हाँ। अगर वहां तक उस एक्सटेंट तक जाना चाहोगे तो फिर तो आपकी डोज भी ज्यादा होएगी, कॉन्टिन्यूसली लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हर एक, चाहे कोई चीज जितनी मर्जी अच्छी हो, और उसकी एक्सेस तो हमेशा हर चीज की बुरी होती है। मैम, अब आजकल ये भी बहुत चल रहा है ना कि एज कम करनी है, तो उसके लिए कोलेजन बड़ा रिकमेंड किया जाता है। ये सबसे ज्यादा ना ओवररेटेड प्रोडक्ट है हमारे इंडिया में, कोलेजन। ये खाना होता है, लगाना होता है, ये सारी इंडिया में तो हर चीज में अवेलेबल है। आप लगा भी सकते हो, खा भी सकते हो, पी भी सकते हो। तो करना क्या है इसका? ये ओवररेटेड प्रोडक्ट है। अच्छा, अब कोलेजन ड्रिंक्स आते हैं, जैसे कुछ सैशेट आते हैं, पानी में घोल के लेना है, जब वटेवर जो सीधा ड्रिंक है ना, जो लोग लेते हैं, वो आपको थोड़ा ग्लो देता है, रेडिएंट लुक दे सकता है, हल्की फुल्की फाइन लाइंस थोड़ी बहुत कम कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप कोलेजन पियोगे और आपके रिंकल्स चले जाएंगे तो ये गलत है। अच्छा, रिंकल्स नहीं जाते, थोड़ी बहुत चले जाते हैं, क्रीम से भी नहीं जाते। अगर आपको रिंकल्स ठीक करने हैं, इफ यू वांट टू करेक्ट योर रिंकल्स, देन बोटॉक्स इज द ओनली चॉइस। या आपको बोटॉक्स ही लेना पड़ेगा। लेजर से भी नहीं जाते? लेजर से जाते हैं, कम होते हैं। अगर आपको बिल्कुल अच्छे से करेक्ट करने हैं तो बोटॉक्स। ओके, बोटॉक्स से रिंकल्स जाएंगे। तो ये कोलेजन खाने से, ना लगाने से? कोलेजन जो है वो टीनेजर्स के लिए अच्छा है कि चलो, वैसे भी कोलेजन जो है आपको थोड़ी ग्लो देगा, रेडिएंट लुक देगा, एज एंटीऑक्सीडेंट काम करेगा। जो आते हैं डिले कर देगा थोड़ी, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स ही होते हैं वो। हाँ। कोलेजन तो क्या ही होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपको रेडिएंट लुक दे देते हैं, ग्लो दे देते हैं, फाइन लाइंस चली जाती हैं, पर आपके रिंकल्स नहीं जाएंगे उससे। फाइन लाइंस और रिंकल्स में क्या? रिंकल्स जो होते हैं, जो डीप लाइंस होते हैं, उसको रिंकल्स बोलते हैं। जो बिल्कुल ध्यान से देखने से पता चले वो फाइन लाइंस होती हैं। जो दूर से देखने में पता चले वो रिंकल्स होते हैं। तो मैम, कोरियन ग्लास स्किन के लिए बहुत लोग भागते हैं, कहते हैं कि ग्लास स्किन हो जाए, चमकती हो, ग्लोइंग हो। क्या हम इंडियंस वैसी स्किन पा सकते हैं? ये एक मिथ है। कोरियन ग्लास स्किन जैसी कोई चीज होती नहीं है। तो उनकी ऐसा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होता कि कोरियन ग्लास स्किन हो जाए आपकी। अच्छा, तो उनकी कैसे होती है इतनी चमकदार? कोरियंस की कैमरा कोरियंस की हाँ। वो जेनेटिकली ऐसे हैं। अच्छा,
वो जेनेटिकली ही उनकी स्किन अच्छी है, उनके कंट्री के वेदर के हिसाब से। अब हम इंडिया में रहते हैं, अब हमारे इंडिया में ही देख लो ना कितनी डाइवर्सिटी है। नॉर्थ इंडियंस की स्किन अलग है, साउथ इंडियंस की अलग है, ईस्ट इंडियंस की अलग है। हाँ। तो हम किसी भी जगह की स्किन से अपने आप को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कोरियन स्किन इंडिया में कहाँ से आ जाएगी? वो कोरिया में आएगी ना। हाँ, कोरिया में ही आएगी, उनकी जीन्स हाँ, ऐसी उनके हैं। जीन्स ऐसे हैं, हाँ। तो उनकी स्किन वैसी ही है। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हमारे होती ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। हाँ। ये तो ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, कोरियन ग्लास, कुछ कोरियन ग्लास नहीं है। ठीक है मैम, जैसे रिंकल्स हटाने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, तो एक बड़ा ही ट्रेंड है वो आइस लेके उसको करके उसमें फेस डिप करना, या फिर वो आइस के रोलर्स वो सब टेम्परेरी है। आप थोड़ी देर के लिए आइस में डिप करोगे, नेचुरली मसल्स फ्रीज हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए रिंकल्स हट जाते हैं, बट परमानेंट नहीं है वो। अब आप किसी पार्टी में जा रहे हो जो आपको घंटे 2 घंटे के लिए चाहिए, तो आप कर सकते हो, उससे कम हो जाते हैं, पूरी तरह जाते तो नहीं है। नहीं जाना तो मसल्स थोड़ी देर के लिए फ्री, नेचुरली ठंड लगेगी तो मसल्स फ्रीज होंगे थोड़ी देर के लिए, फ्रीज हो जाते हैं। तो हाँ, कर थोड़ी सकते देर हैं थोड़ी इसको। देर के लिए आपने पार्टी में जाना है, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। हार्मफुल इफेक्ट नहीं, हाँ ओवर हाँ। तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए, बट हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। और ये जो फेस योगा रहता है, और वो तो गुड है ही है, फेस योगा तो करना ही चाहिए, उससे कोई मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं आता, harmful उससे effect नहीं आपका आता है। कुछ भी होगा तो अच्छा ही होगा। और वो गुआशा से करते हैं या कांसा बैंड से वो अपने मसाज करते हैं फेस, उन सब के अच्छे ही इफेक्ट आएंगे, पर आपकी एक्सपेक्टेशन रियल होनी चाहिए। अब आप सोचोगे मैं 50 की उम्र में शुरू कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर योगा करूँ 25 के लगने लग जाऊंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है। और ये जो फेशियल्स कराते हैं हम, जैसे कि हाइड्रा फेशियल बड़ा फेमस है आजकल, तो हाइड्रा फेशियल हो गया, या क्लीन अप लोग कराने चाहते हैं, तो इसका भी कितना इफेक्ट होता है, किस हद तक होता है? हाइड्रा फेशियल एक अच्छा फेशियल है, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से लेते हो तो उससे क्लिनजिंग होती है, स्किन हाइड्रेट होती है, आपको थोड़ा बहुत फाइन लाइंस में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है ना। और आपके अगर थोड़े बहुत ऑयली स्किन है, थोड़ी क्लीन हो जाएगी। ओके, तो ये अच्छा है, करा सकते हैं आप हाइड्रा फेशियल। कितनी बार कराना चाहिए? जैसे मंथ में? मंथ में एक बार बहुत है। मंथ में एक बार बहुत है। ओके, तो फेशियल मतलब करा लेना चाहिए। बहुत रेगुलर जो फेशियल कराते हैं, एवरी वीक कराते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई फर्क पड़ता है उससे? कोई कहते हैं स्किन लूज भी हो जाती है ज्यादा फेशियल कराने से, कोई कहते हैं कि अब आप किसी एक्सपर्ट बंदे से नहीं कराओगे, उसको पता नहीं, मसाज जिसको कैसे पता ही करने नहीं है हैं, कि कैसे करने हैं, क्या जोर जोर करना से है। करेगी या करेगा वटएवर, हाँ, है तो ना। उससे फर्क पड़ता तो उससे कुछ हाइजीन नहीं होएगी उनकी, है। हाइजीन, इन्फेक्शंस हो सकती हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हाइजीन है फेशियल्स में। अगर कोई बंदा आप सलून से कराते हो, हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, फिर आपको इन्फेक्शंस दे देंगे, एक्ने दे देंगे, फंगल इन्फेक्शंस जो फेस पे पहले होती ही नहीं थी, होती नहीं थी। ये आज सलून से मेरे आई साथ हैं। हो चुका है वैसे, ये सब जो सैलून से जा के फेशियल्स कराते हो उनसे से आई हैं। हैं। हो चुका है कि सैलून से फेशियल कराया, हाँ, और कभी एक्ने, क्योंकि वो कोरियन ग्लास के चक्कर में ना आपके स्टीरॉयड की क्रीम की मसाज करते हैं। तो स्टीरॉयड की क्रीम की मसाज होएगी तो फिर फेशियल फेस पे फंगल इन्फेक्शन तो होएगी होएगी। ओके, ठीक है ठीक है। तो मैम अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी बोटॉक्स की, तो पहले तो ये बताइए कि बोटॉक्स और फिलर्स में फ़र्क क्या है? हाँ, ये बोटॉक्स है ना जो, वो डायनेमिक लाइंस जो हमारी बात करते वक्त, एक्सप्रेशन देते वक्त आती हैं, उसके लिए, उसको करेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा है। जैसे हमारी जो फोरहेड की लाइंस हैं, क्रोज फीट हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो ये काम करता है 6-8 महीने के लिए काम करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मतलब इसको 6-8 महीने के बाद दोबारा कराना पड़ता है। तो हम इतने सेलिब्रिटीज जो देखते हैं, तो इसका मतलब वो बार बार कराते रहते हैं? हाँ, डेफिनेटली। और किस एज में स्टार्ट करना चाहिए ये? जब आपके रिंकल्स आ जाएं, इसकी कोई एज नहीं होती है। जब आपको लगे कि आपके रिंकल्स आ गए हैं, मतलब मे बी इन योर 30s, 40s, 50s, किसी भी एज में आ सकते हैं। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। पेनफुल और फिलर्स जो, हाँ, नहीं पेनफुल नहीं होता, बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, ना कोई साइड इफेक्ट है। बट आपने किसी एक्सपर्ट, जिस बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कराने हैं, आपने एस्थेटिशियन या ब्यूटिशियन से नहीं कराने हैं। ये कोई डिग्री नहीं होती,
ये पहले तो मुझे ये समझाओ आप, ये 3-4 चीज़ें मुझे ना टर्म्स बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, और मुझे पता है हमारे व्यूअर्स को भी बड़ी कंफ्यूजिंग लगती होंगी कि एक तो ब्यूटिशियन तो हमें पता है कि जो सैलून में वो आजकल ब्यूटिशियन कहाँ कहती है अपने आप को, एस्थेटिशियन कहती हैं। हाँ तो एक तो हो गए डर्मेटोलॉजिस्ट विच आर एमडी स्किन, जो एमडी स्किन होते हैं जिन्होंने 5.5 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करी, फिर कितने साल करी? 3 साल एमडी करी, और फिर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। सो 5.5 + 3 हो गए, 8.5 साल से 9 साल के अप्रोक्सीमेट हम कहते हैं। तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट हुए, एमडी स्किन। और अब हो गए एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट, बताइए क्या होते हैं? ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, ये ऐसी कोई डिग्री होती ही नहीं है, ऐसे कोई नहीं है, कोई भी अपने आप को लिख लेता है, ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। मैं भी कर सकता आप भी लिख लो, इसकी कोई डिग्री नहीं है, ऐसा कोई डिग्री है ही नहीं है, किसी कंट्री में भी नहीं है। अच्छा। इंडिया में क्या, किसी कंट्री में भी नहीं है। ये तो ऐसे ही है कि कोई भी कुछ भी लिख ले खुद को। तो लिखा होता है सर्टिफाइड एस्थेटिशियन, या अब सर्टिफाई किसने किया है? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। खुद ने खुद को सर्टिफाई कर लिया, ये अलग बात है। अब किसने किया आपको सर्टिफाइड एस्थेटिशियन? अब मैंने आपको सर्टिफाई कर दिया। हाँ, ये तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुई ना। 2 महीने सीख लूं, 3 महीने ये तो कोई सर्टिफिकेशन नहीं हुई। पर वो जो आपका 9 साल का ये तो आप इज अप टू यू, आपने देखना है। जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो, जो सो कॉल्ड एस्थेटिशियन की, आपने देखना है कि उनकी डिग्री क्या है। तो ये आपने चेक करना है कि उन्होंने एमबीबीएस एमडी की है या नहीं की है। ये तो आपके ऊपर है ना। डर्मेटोलॉजिस्ट कोई नहीं लिख सकता, एमडी डर्मेटोलॉजी नहीं लिख सकते, एमडी डर्मेटोलॉजी नहीं लिख सकते। डर्मेटोलॉजिस्ट लिख सकते हैं। वो लिखना तो नहीं चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। हाँ, एमबीबीएस एमडी स्किन एंड वीडी अगर लिखा हुआ है तो फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। वीडी मींस विनीरियल डिजीजेस, क्योंकि एमडी जो है ना स्किन एंड वीडी की इकट्ठी ही मिलती है डिग्री। ओके, मतलब वो कौन सी डिजीजेस हुई? जो विनीरियल डिजीजेस हैं हमारे। ओके, सारे डिजीजेस के बारे में। ठीक है। अभी कमिंग बैक टू फिलर्स एंड बोटॉक्स, हमारा बीच में टॉपिक रह गया था। जो फिलर्स हैं वो हमने, जो हमारी लाइंस और हॉलोज हैं उसको फिल करने के लिए होती है। जैसे स्माइल लाइंस हैं, तो फिलर्स होंगे यहाँ पे। हाँ, स्माइल लाइंस पे, नेजोलेबियल फोल्ड्स पे, अराउंड द आईज के हॉलोज पे, और या फिर हमें स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए जैसे चीक्स पे, जॉ लाइन पे, लिप्स पे, ये 2 चीजों में काम करते हैं। आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट कौन से आते हैं, बोटॉक्स या फिलर्स? दोनों के ही आते हैं, बोटॉक्स के भी आते हैं। फिलर्स में ज्यादातर अंडर आई फिलर्स आते हैं। ओके। ज्यादातर लोगों को आई के जो हॉलो होता है उससे प्रॉब्लम होती है, उससे ज्यादातर। बाकी लिप, आजकल तो लिप फिलर, जॉ लाइन फिलर, नेजोलेबियल फोल्ड फिलर के आते हैं। बोटॉक्स के ज्यादातर आते हैं इन देयर 30 और 40s में। और जो फिलर्स के वो ज्यादातर अंडर आई के तो 30s में ही आ जाते हैं, 20s और 30s में। अच्छा, क्योंकि वो लोगों की जो होती है हॉलोनेस, तो वो तो होती ही है, वो एज के साथ कम होता है, मतलब पहले ही हो जाती है कईयों को। हाँ। तो जो स्ट्रक्चर बिल्ड वाले भी जल्दी यंग एज में आ जाते हैं, जिनको स्ट्रक्चर जैसे हाँ, जॉ लाइन और ये चीक बोन और ये है ना लिप फिलर, वो भी यंग एज में ज्यादातर आते हैं। तो क्या यंग जो वाना बी ब्राइड, मेरी तो एक बात है कि द एम शुड नॉट बी टू लुक यंगर, द एम शुड बी टू लुक फ्रेश and rejuvenated for your age. Your aim should be to look fresh and rejuvenated for your age, not to look younger. जैसे मैं ना एक शो आ रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि उर्फी जावेद, शी इज वेरी यंग, आई थिंक शी मस्ट बी लाइक 25-28 के, मतलब इसी के बीच में होंगी आई थिंक। तो उन्होंने वो अपना बोटॉक्स करा रही हैं, या पता नहीं फिलर्स करा रही हैं, तब मुझे इतना पता नहीं था। तो वो बोटॉक्स या फिलर्स करा रही हैं अपना। तो क्या इतनी यंग एज में भी, क्योंकि आपने अभी कहा कि 6-8 फिलर्स भी 6-8 महीने रहते हैं। नहीं, फिलर 2 years तक काम करते हैं, 1 to 2 years। अच्छा, 1 to 2 years तक सारे कहीं भी हो फिलर, तो 1 to 2 years लॉन्जेविटी होती है उसकी। ठीक है। तो फिर बार बार कराना पड़ता है, मतलब अगर कोई अभी शुरू कर रहा है 25-26 की एज में, तो उसने मतलब कितनी बार करा? आपको हमेशा ही वैसे दिखना है तो फिर आपको करवाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब बेसिकली वो हमारे ऊपर है, हम कैसा दिखना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं होता, मतलब आपको कई बार लगता है कि मुझे अब के लिए रिक्वायरमेंट है, बाद में लगता है कि मेरे को नहीं चाहिए, तो
तो ना भी करवाओ। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं करवाया तो कुछ खराब हो जाएगा, तो जैसे आप हो वैसे हो जाओगे। तो फेस कईयों को बड़ा ऑड लगने लग जाता है अगर लिप फिलर्स कराते हैं या सबसे बोटॉक्स कराते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात वही मैंने आपको पहले बताई कि सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से नहीं कराओगे। हैं जो नंबर 2, जब आप किसी चीज के ऐसे पीछे पड़ जाओगे, मैंने हमारे पास भी जैसे कई लोग आते हैं कि मेरा लिप फिलर कर दो, आपने एक सिरिंज डाली, नहीं जी और डाल दो, मेरे को बड़ा चाहिए बड़ा चाहिए। फिर कई बार आप भी तो लग जाते हो ना कि मुझे लिप बड़ा चाहिए, या मुझे और बड़ा कर दो, चीक को और बड़ा कर दो, ये कर दो, फिर वो ऑड लगते हैं। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के ऊपर छोड़ो, उसको पता है कि कितना फिल करना है, कितना करना है। और अगर गलती से कहीं और इंजेक्ट हो जाए, जैसे आप कहते हैं ना कि मसल्स में करना है, या तो कहीं और इंजेक्ट हो जाए, हाँ, ये चीज भी समझनी चाहिए के पास जाने से पहले कि आप कहाँ जा रहे हो, गलत हो गया तो। मैम जैसे कि अगर हम सनस्क्रीन की बात करते हैं, मतलब आजकल मैंने देखा नहीं कि मैंने पेरेंट्स को अपने सनस्क्रीन कभी लगाते हुए, एंड माय मदर शी इज 75 एंड वो बड़ा उनकी स्किन ग्लो भी करती है और सारा टाइम धूप में भी बैठते हैं सर्दियों में। तो आजकल सनस्क्रीन लगाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है? एक तो पोल्यूशन की वजह से, ओके, जो इतना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ गया है, हाँ। तो आपके ऊपर यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा आपकी, वो उसकी वजह से आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, कोलेजन प्रोडक्शन रिड्यूस होती है, तो आपकी रिंकल्स, फाइन लाइंस, एक्ने, पिगमेंटेशन, ब्लैमिशेस, मोल्स, लेंटिजन, सो मैनी प्रॉब्लम सारी सन की वजह से होती हैं, स्किन कैंसर्स ऑल्सो। ओके, तो सनस्क्रीन लगाना अब मस्ट हो गया है, क्योंकि जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमें सन से प्रोटेक्ट करते हैं, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो हम खाते भी हैं, इवन वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। जरूरी नहीं है कि वही सनस्क्रीन जो हम लगाते हैं वही प्रोटेक्ट करती है। तो शायद हमारे जो पहले वाले बुजुर्ग थे उनके खाने में ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते होंगे, वो अच्छा फ्रूट्स अच्छा खाते होंगे, तो दैट्स वाई वो उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती होगी। हाँ, तो अब हम उतना अच्छा शायद नहीं खाते हैं, तो अब तो ये सनस्क्रीन मस्ट है। हाँ, प्योर भी नहीं मिलता कुछ भी। तो दूसरी दो बातें हैं, एक तो ये कि वो खाते ज़्यादा अच्छा थे, दूसरा वो अपनी स्किन की तरफ से इतना ज़्यादा वो ध्यान भी नहीं देते थे। जो स्किन केयर है बेसिकली अभी हम लोगों को ज़्यादा अच्छी स्किन चाहिए। हाँ, अभी हमें अच्छा दिखना है, अच्छा दिखना है, पे सेल्फीज डालनी है। हाँ, तो ये सब तो यूवी रेज कितनी एसपीएफ की लगानी चाहिए हमें? अबव 30 SPF इज गुड इनफ। तो जो 50 वाली आती है वो किस लिए होती है फिर? नहीं, ठीक है, 50 भी इज गुड इनफ। हाँ, मतलब कोई अबव 30 होनी चाहिए, बस उससे लेस नहीं होनी चाहिए। उससे लेस नहीं होनी चाहिए। सनस्क्रीन लगाना मस्ट है, सनस्क्रीन लगा के ही निकलना चाहिए। और बारिश हो रही है, जैसे आज बारिश हो रही थी, बारिश में भी लगाना जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर धूप निकली है, सनी आउटसाइड है तो ही लगानी है। हमने सनस्क्रीन लगानी है, क्योंकि यूवी रेस तो तब भी हैं। हाँ, सन की, ऐसा तो नहीं है कि अंधेरा है बाहर, रोशनी तो है ना। हाँ। तो चाहे क्लाउडी है बाहर, पर सन रेज तो है, मतलब सनलाइट तो आ रही है, तो सन रेज भी आ रही हैं। तो आप अंदर हो तो इंफ्रारेड रेज आ रही हैं, तो सनस्क्रीन तो लगानी ही है। इंफ्रारेड से भी बचाती है सनस्क्रीन? यस, सनस्क्रीन इंफ्रारेड रेज से भी बचाती है। ओके, जो हमें दिखाई नहीं देती है, इंफ्रारेड रेज वो होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, तो उससे भी बचाती हैं। और डैमेज कंट्रोल के लिए ये जरूरी है। और कितनी बार लगाना चाहिए, मतलब सनस्क्रीन कहते हैं आफ्टर 2-3 आवर्स रिपीट करनी चाहिए। और अगर नहीं करते हैं फिर वही बैक टू स्क्वायर वन, वही बात आ जाती है कि वो बिल्कुल, लगाई ना लगाई बराबर हो जाती है। ओके मैम, एक बात बताइए कि क्या चीज़ होती है एज स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, सन स्पॉट्स, क्या फर्क है या एक ही चीज़ है ये तीनों? एक ही चीज़ के नाम है ये। अच्छा, ये क्यों होते हैं? कि वही सन से विद एज आपकी स्किन में कोई स्पॉट्स आ जाते हैं, कैरेटिनाइजेशन की वजह से, मेलानिन की वजह से, कोई भी तरह के स्पॉट्स, उनको ऐसा ही बोलते हैं। और एज स्पॉट्स हैं, या डार्क स्पॉट्स हैं। और पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन में क्या फर्क है? वो तो एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ। तो उसको हम रिपीटेडली चेंज कर करके बोलते रहते हैं। वो तो अपने ऊपर है कि आप क्या बोलते हो उसको, एक ही बात है। ठीक है। मैंने कहा हमारे व्यूअर्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, एक ही बात है। हाइपर, वैसे एक लेमैन की लैंग्वेज में हाइपर बहुत काला है तो उसको हाइपर बोल देंगे। पिगमेंटेशन, हल्का सा पिगमेंट आया तो उसको पिगमेंट, वैसे तो एक ही बात है। अभी आपने बताया कि एक्सपेक्टेशन प्लस रियलिटी, एक्सपेक्टेशन क्या है और रियलिटी क्या, उसमें बड़ा फर्क होता है। एक चीज़ और है कि आजकल बड़ा ये आ गया कि फेस पे पफीनेस हो गई है,
तो पफीनेस रिड्यूस करने के लिए बड़ा कुछ लोग करते हैं, जैसे कि आइस प्लंजिंग, जो बोल लेके आइस डाल के करते हैं, रोलर्स डालते हैं। तो ये पफीनेस हमारे फेस पे क्यों आती है, और क्या एक्चुअल में, कोई कह रही हो कि रियल और रियलिटी, मतलब एक्चुअल में ये ठीक हो भी जाता है या हमारा वहम ही है, तो क्या चीज़ होती है? पफीनेस सबसे ज़्यादा इन्फ्लामेशन से आती है। इन्फ्लामेशन जो प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं ना, जो हम बैलेंस्ड डाइट नहीं खाते, हमारी अनहेल्दी डाइट है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होती है। इन्फ्लामेशन से पफीनेस आती है। तो लोग तो कहते हैं सुबह उठ के सबको ही, जैसे कि मेरे पफीनेस हो जाती है, लैक ऑफ स्लीप से भी होती है। लैक ऑफ स्लीप से होती है। स्लीप, जब आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती, स्किन रिपेयर नहीं होती, रीजनरेट नहीं होती, हाँ। तो आपको कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, स्किन लैक्स हो जाती है, तो पफीनेस आती है। तो उसको रिड्यूस करने का क्या तरीका है? एक तो अभी आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, आपको वाइट्स ना ज़्यादा चीनी खानी है, ना ज़्यादा नमक खाना है, सॉल्ट एंड शुगर रिस्ट्रिक्शन करनी है। ओके, ठीक है। आपको वाटर इनटेक बढ़ाना है। हाँ। और स्मोकिंग और अल्कोहल का बिल्कुल, इससे तो पफीनेस आएगी ही अगर आप स्मोक करोगे। अल्कोहल क्या करती है हमारी बॉडी में, जो मतलब सब कहते हैं कि बंद कर दो बिल्कुल? स्किन, अगर हम स्किन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करती है, डिहाइड्रेट करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करती है, वही कोलेजन प्रोडक्शन को खराब करेगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज़्यादा बनेगी स्किन में। तो सारा स्किन का कोलेजन खराब होगा। तो मैम, स्मोकिंग और अल्कोहल में से ज़्यादा अगर बोलें तो कौन सी ज़्यादा चीज़ खराब है? दोनों ही खराब है। दोनों बराबर खराब है स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिप्स भी ब्लैक हो जाते हैं बोलते हैं, और एक्चुअल में होते हैं? हाँ, होते ही हैं, मतलब बेसिकली तो हाँ होते ही हैं उससे। डाइट बहुत रोल प्ले करती है, हमने अभी डिस्कस भी करा इसके बारे में। तो आप क्या रिकमेंड करोगे हमारे व्यूअर्स को कि कैसी डाइट उनको लेनी चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए डाइट के बीच में, ताकि उनकी स्किन अगेन ग्लोइंग हो? हेल्दी डाइट लो, बैलेंस्ड डाइट with all nutrients, vitamins, proteins, essential fatty acids, micronutrients, which can give you flawless, radiant complexion. और उसमें क्या आ जाता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड नट्स, और अपने प्रोटीन के लिए जो भी वेजिटेरियन के अकॉर्डिंग या नॉन अकॉर्डिंग टू वेज और नॉन वेज फूड के हिसाब से। और अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करो, बिकॉज इट कैन कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डिग्रेड योर कोलेजन एंड गिव्स यू रिंकल्स, फाइन लाइन्स, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, लेंटिजन्स, मोल्स। ओके मैम, जैसे आपने अभी बात करा मोल्स भी आ जाते हैं? अनहेल्दी डाइट से बढ़ते तो हैं ही हैं। बढ़ते हैं। ओके, और मोल्स को हम मतलब निकाल सकते हैं इजीली? यस, लेजर से रिमूव किया जा सकता है। प्रॉपरली हो जाते हैं विदाउट स्कारिंग? यस। ओके, और मैम जैसे स्कारिंग की बात करें तो एक्ने के में भी स्कार्स आ जाते हैं थोड़े से, तो वो भी लेजर से जाते हैं? हाँ जी, लेजर से और माइक्रो नीडलिंग दोनों से चले, कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं। क्या होती है ये माइक्रो नीडलिंग? उस मल्टीपल नीडल्स होते हैं जो हम पेशेंट के फेस पे, मल्टीपल नीडल से वो एक्चुअली माइक्रो इंजरीज क्रिएट करते हैं, उससे कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट मिलता है। अच्छा, इंजरी करने से कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट मिलता है? नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है स्किन का, उसको बूस्ट मिलता है। किसको करवानी चाहिए माइक्रो नीडलिंग? वो किसी भी केस, जिसको भी, एक तो जिस स्कार्स हैं, किसी तरह के ओपन पोर्स हैं, उसके लिए, जहाँ आपको थोड़ी बहुत अनइवन स्किन टोन है, टेक्सचर इंप्रूव करना चाहते हो, फाइन लाइंस रिमूव करना चाहते हो, उसके लिए माइक्रो नीडलिंग होती है। ओके मैम, जैसे आजकल मार्केट फ्लडेड है विद स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में कि जैसे घर में भी बहुत लोग बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक है या नेचुरल है, क्या ये ओके है? नहीं, घर के बने हुए प्रोडक्ट्स तो मतलब आई डोंट रिकमेंड। अब उनमें क्या डाला है ये उनको ही पता है। हाँ, कि वो अब कह रहे हैं कि होम मेड है, उनके होम का मेड है, हमको क्या पता कि उसमें क्या डाला है, क्या नहीं डाला है। उसका कोई कहीं से सर्टिफाइड नहीं है। हाँ, अगर मतलब ऑर्गेनिक आप कर सकते हो यूज़ इफ़ दे आर सर्टिफाइड फ्रॉम ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एसोसिएशन, राइट। तो इस अप टू यू, आप यूज़ कर सकते हो। अब आप करना चाहते हो तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको जज करना हो किसी की भी स्किन के, तो आप कैसे जज करते हो? मतलब उसको क्या ज़रूरत है, मतलब आप देख के बता देते हो कि हाँ भाई
इसको ये ज़रूरत है। हाँ हाँ, हम भी बता देते हैं, पेशेंट से भी पूछते हैं, आपसे भी पूछ सकते हैं कि आप क्या चाहते हो, क्या इम्प्रूव करना चाहते हो। तो आपको मुझ पे क्या लगता है कि मुझे किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए? नहीं, आपकी तो ठीक है, अच्छी है, रेडिएंट स्किन है। रेडिएंट स्किन लग रही है। ओ, ये सुन के ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है। थैंक यू। अच्छा मैं आपसे ना कुछ मतलब इंग्रेडिएंट्स के बारे में या एक्टिव्स के बारे में पूछूंगी, तो आप थोड़ा थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्योंकि ये इतने कॉमनली आजकल यूज़ होते हैं, हर कोई इनको यूज़ करता है, बट एक्चुअल इनका क्या यूज़ है, किस लिए यूज़ करना है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, वो प्लीज़ आप हमें बताइए। तो सबसे पहले बड़ा ही फेमस है आजकल रेटिनॉल। तो व्हाट इज़ रेटिनॉल? रेटिनॉल विटामिन ए का डेरिवेटिव है। इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स को प्रिवेंट करता है। तो किस एज में? तो ये आप स्टार्ट कर सकते हो टीनेज में भी, इन योर लेट 20s में शुरू कर सकते हो बेसिकली। तो ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आपको इसको सैंडविच टेक्निक से लगाना है। हाफ एन आवर बिफोर मॉइस्चराइजर लगाओगे, फिर रेटिनॉल लगाओगे, हाफ एन आवर आफ्टर भी मॉइस्चराइजर लगाओगे। मतलब पहले एक, फिर मॉइस्चराइजर, रेटिनॉल, फिर मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डायरेक्ट सीरम लगा सकते हो। और ड्राई स्किन के लिए जेल फॉर्म में भी रेटिनॉल आता है, आप वो भी यूज कर सकते हो। ओके। और फिर आता है नायासिनामाइड। नायासिनामाइड बेसिकली रिपेयर करता है बैरियर को, स्किन के बैरियर को। तो ये एक्ने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये टीनेजर्स भी लगा सकते हैं नायासिनामाइड, बिकॉज ये स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है। तो दिस इज ए वेरी गुड प्रोडक्ट, बट अगेन फ्रॉम द विद द मतलब एक्सपर्ट की गाइडेंस में, एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट की गाइडेंस में ही लेना है। ऐसे किसी भी शॉप से लेके या ऑनलाइन मंगा के नहीं यूज करना है। तो क्योंकि आपकी स्किन की टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं। हाँ। कि आपकी स्किन की टाइप क्या है और आपको कौन सी चीज की जरूरत है और कौन से कंसंट्रेशन में लगाना है, ये सब डर्मेटोलॉजिस्ट बताएगा। सो ऑलवेज कंसल्ट ए डर्मेटोलॉजिस्ट बिफोर यूजिंग एनी प्रोडक्ट। ठीक है। और एक और होता है hyaluronic एसिड, तो उसके बारे में बताइए। वो आपको स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, सबसे बड़ी बात। फाइन लाइंस को कम करेगा, वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो वो आप किसी भी एज में और किसी भी टाइम, डे नाइट किसी भी टाइम लगा सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा सैलिसिलिक एसिड। वो एक्चुअली एक्सफोलिएटिंग एजेंट है, उसको आप एक्ने प्रोन स्किन पे लगा सकते हो। डे और नाइट किसी भी टाइम लगा सकते हो। तो किसी भी एज में लगा, किसी भी एज में थ्राइस वीक और ट्वाइस अ वीक यूज कर सकते हो। अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो आप उसको डेली भी लगा सकते हो। और कोजिक एसिड, वो मेलानिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। तो पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है। उसको नाइट टाइम लगाना है। जब आप कोजिक एसिड यूज करते हो तो डे टाइम सनस्क्रीन यूज करना मस्ट होता है। तो ये पिगमेंटेशन करेक्शन के लिए कोजिक एसिड बहुत अच्छा है। उसके बाद मैम आते हैं सिरामाइड्स। तो वो तो मॉइस्चराइज करते हैं, मॉइस्चराइजर का काम करते हैं। और पेप्टाइड्स, वो आपकी स्किन को नरिशमेंट देते हैं, ग्लो देते हैं, रेडिएंट लुक देते हैं। वो आप किसी भी एज में यूज कर सकते हो पेप्टाइड्स। और जो AHAs, BHAs होते हैं, अल्फा ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब आपके पीलिंग एजेंट्स हैं। स्किन की डेड लेयर को पील ऑफ करते हैं। सो ट्वाइस अ वीक आप यूज कर सकते हो इसको, और एज एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स। ठीक है। और ये जो होते हैं विटामिन C, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अगर आप इसको लगाते हो दिन में बिफोर योर सनस्क्रीन, तो सनस्क्रीन की एफिकेसी को बढ़ाता है। मैम जैसे अपनी बताया आपने, ये केमिकल पील्स क्या चीज़ होते हैं और कितनी बार कराना चाहिए हमें? एक्सफोलिएटर्स होते हैं, क्या होते हैं ये चीज़? बेसिकली हाँ, ये एक्सफोलिएट ही करते हैं आपकी स्किन को, डेड स्किन की लेयर को रिमूव करते हैं। तो आपकी स्किन को ग्लो, रेडिएंट लुक देते हैं। तो मतलब तो आप वंस इन ए मंथ और वंस इन ए 2 मंथ्स आप अपनी स्किन को पील ऑफ करा सकते हैं फ्रॉम ए डर्मेटोलॉजिस्ट। और इससे ज़्यादा नहीं कराना चाहिए? नहीं, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं। क्या हो जाता है, मतलब क्या प्रॉब्लम? आपकी स्किन का बैरियर डैमेज हो जाता है, तो आपकी स्किन जो है वो वल्नरेबल हो जाती है टू द पॉल्यूटेंट्स। फिर आपको एक्जिमा, ड्राइनेस, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मतलब पील ऑफ कराना भी ऐसे नहीं चाहिए कि वो क्लीन अप जो हम कराते थे, स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा जो नहीं, वो स्क्रबिंग नहीं करवानी चाहिए। मतलब मैक्सिमम एक्सफोलिएट आप हफ्ते में 1 या 2 बार कर सकते हो।
इससे ज़्यादा नहीं इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओके मैम, कुछ चीज़ें पूछूंगी मैं आपसे, जैसे कुछ तो हम डिस्कस कर भी चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको ना 10 में से कुछ नंबर दो कि आपके हिसाब से वो कितनी अच्छी हैं हमारी स्किन के लिए या नहीं अच्छी हैं। तो जो बहुत अच्छी है आप 10 दे सकते हो उसको और जो नहीं अच्छी है उसको 0 दे सकते हो। तो सबसे पहले शीट मास्क, वो आजकल आते हैं ना, वो मास्क लगा लेते हैं फेस पे, और पपाया मास्क है और पता नहीं क्या क्या है, तो क्या कहते हो आप, क्या? मेरे हिसाब से 4 out of 10। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ये जो हम मतलब नॉट बैड। बेसन, वो सब एक ही बात है। अच्छा बेसन, मलाई, मलाई से तो दही मुझे लगता है लगाना, कि मतलब अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन ड्राई है आप मलाई लगाते हो, अगर ऑयली है बेसन लगाते हो। अच्छा, तो ये सब चीज़ें बस एक जैसा ही काम करती हैं, वो मास्क हो या ये चीज़ें हो। और नींबू, नींबू हाँ एस्ट्रिंजेंट है, वैसे वो आपको अगर ड्राई स्किन है तो नहीं लगाना चाहिए, ऑयली स्किन अच्छा। पे लगा सकते हो। ओके, ऑयली स्किन के लिए काम कर जाता है। मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं बहुत लोग। हाँ मैं तो उसको 10 में से 3 नंबर, ड्राइनेस कर सकती है बहुत ज़्यादा वो। अच्छा, तो ऑयली स्किन के लिए फिर हाँ ठीक है। ठीक है, और उसको नहीं है, ठीक है। कोलेजन क्रीम्स, वो आई थिंक कुछ करती नहीं है सिर्फ zero। वो हाँ सिर्फ वही है ना, मॉइस्चराइज करती हैं। हाँ मॉइस्चराइज कर हाँ देती दे है। यू कैन यूज देम एज ए मॉइस्चराइजर। ओके ठीक है। उसके बाद हम बहुत लोग करते हैं कि एक्ने को पॉप कर देते हैं, वो करना चाहिए नहीं? नहीं, नेवर, बिकॉज दे कैन लीड टू स्कारिंग। स्कार एक तो खड्डा भी हो जाता है। हाँ वही खड्डा बन जाता है, तो वो खड्डा नहीं भरता। हम्म। खड्डा कैसे भरता है अगर? फिर आपको लेजर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अच्छा, कितनी ये भी कुछ टाइम होता है कि थोड़ी देर तक ही लेजर ट्रीटमेंट करा के ठीक हो जाए? नहीं, लेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है आपको अकॉर्डिंग टू योर स्किन के हिसाब से। डॉक्टर बताएगा आपको। CO2 लेजर आती हैं, उसकी रिसर्फेसिंग लेजर आती हैं, वो आपको लेनी पड़ेगी। मतलब 2-4 सीटिंग जितनी भी होती हैं अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ द। और जैसे स्कार, एक जो स्कार कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं, तो वो हो जाते हैं ठीक? हाँ काफ़ी हद तक 60-70% तक इम्प्रूव हो जाते हैं। और कभी भी करा लो, जैसे मतलब प्रेगनेंसी के बाद या आफ्टर चाइल्ड बर्थ। हाँ चाइल्ड बर्थ के बाद हो जाता है, तो वो मतलब साल के अंदर अंदर कराने चाहिए, या अगर किसी को लगता है 5 years बाद या 6 years बाद? वैसे तो सुनर दी बेटर होता है। अच्छा। क्योंकि आपके अंदर कोलेजन प्रोडक्शन की वो भी तो होनी चाहिए ना, कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। हाँ। अगर एक एज के बाद कोलेजन प्रोडक्शन, अब आप 80s में आ जाओगे तो कोलेजन प्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका होता है, तो उसके बाद तो स्कार इम्प्रूव के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मतलब अगर हम जितना जल्दी कराएं, जितना जल्दी होगा उतना ही रिजल्ट तो अच्छा आएगा। क्रीम क्रूम से भी ठीक हो जाते हैं ऐसे 19-20 का फर्क पड़ता है, क्रीम क्रूम से इतना ज्यादा होता ही नहीं है। बायो ऑयल करके बड़ा फेमस है कि वो प्रिवेंशन के लिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा। स्ट्रेचिंग जब हो रही होती है प्रेगनेंसी में, तो आपकी स्किन अगर मॉइस्चराइज रखी जाए तो स्कारिंग कम होती है, स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ेंगे। ओके, तो मतलब तो कुछ प्रिवेंशन में रोल प्ले कर सकता है। प्रिवेंशन में रोल प्ले कर सकता है, पर होने के बाद उसके बाद उसका कोई रोल नहीं है। तो आप क्या रिकमेंड करोगे जो मदर्स बनने वाली हैं या जिन्होंने बहुत वेट लॉस करा है, कि उनको अगर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन इज मस्ट व्हेन यू आर लूजिंग और योर वेट, और व्हेन यू आर गेनिंग वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मॉइस्चराइज करो जितना कर सके। उससे इलास्टिसिटी जो स्किन की होती है वो बेटर हो जाती है। तो मॉइस्चराइज करना चाहिए, मतलब गुड मॉइस्चराइजर, सेरामाइड वाले मॉइस्चराइजर, शिया बटर वाले, या पैराफिन, वाइट सॉफ्ट पैराफिन हो या कुछ भी हो, गुड मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज करेंगे तो स्कारिंग कम होगी, स्ट्रेच मार्क्स भी कम होंगे। है मैम। अच्छा, उसके बाद आप अंडर आई क्रीम्स का कोई रोल है? पिगमेंट के लिए तो डेफिनेटली पिगमेंट को कम करती हैं अंडर आई, और फाइन लाइंस को भी कम करती हैं। ओके, तो जैसे हमारे इंडियंस में एक बहुत है ये डार्क अंडर आइज, तो इसका इलाज क्या है? मतलब सबसे पहले तो आपको स्लीप प्रॉपर लेनी है। स्लीप से हाइड्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए। हाइड्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड। हाँ, मतलब पानी ज़्यादा पीना है। कितना पीना चाहिए पानी? ये तो अब आपके ऊपर है कि आप कितना पी सकते हो। जितना पी सकते हो उतना पीना चाहिए। 3-4 लीटर्स तो आई थिंक हर रोज का पीना ही चाहिए, सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो।
गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली स्वेटिंग होती है या हाँ वो तो डेफिनेटली है ही। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम, जो अंडर आई डार्कनेस होती है? उसके लिए क्रीम्स आती हैं, बहुत सारी पील्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट भी हैं। ओके वर्क करते हैं? करते अप टू सम एक्सटेंट करते ही हैं, पूरा नहीं करते। 100% तो किसी चीज़ का भी रिजल्ट नहीं होता। ठीक है। और तो फिलर्स एंड बोटॉक्स को क्या कहेंगे आप? मतलब लोग अपने आप को फिलर्स और बोटॉक्स कराने के बाद कैसा महसूस करते हैं? जो कराता है उसको अच्छा ही लगता है तभी कराता है। बस ये है कि एक्सपेक्टेशन रियल रखो। मैंने पहले भी कहा है, एक्सपेक्टेशन शुड बी टू लुक फ्रेश एंड रिजुविनेटेड फॉर योर एज, नॉट टू यू लुक यंगर देन योर एज। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो आपका रिपीट कितना होता है? मतलब जैसे मान लो एक जने ने कराया तो वो फिर कराते ही रहते हैं या रुक भी जाते हैं? मोस्टली अच्छा मोस्टली। क्योंकि जब जिसको अच्छा लगा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, हाँ तो फिर वो कराएगा ही। तो दोनों में कोई पेन नहीं, कोई पेन नहीं कोई है, खास पेन नहीं होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और कितनी सारी चीज़ें जो हमारे मन में ख्याल होते हैं, हमारे व्यूअर्स के मन में होते हैं, बट पता नहीं चलता किसकी एडवाइस लें किसकी ना लें। तो एक एक्सपर्ट की जब एडवाइस लेते हैं और तो मतलब एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ अब ये ठीक कर रहे हैं हम या ये गलत कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और साथ के साथ इसको मैक्सिमम शेयर करिए ताकि ये लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव ला सके। हमारे लिए ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।